और चलिए सीधा रुख करेंगे इंदौर का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है युवा प्रतिनिधियों की, उनका भी स्वागत करने का कष्ट करें। मंच पर हमारे बीच सुश्री सानिया जसवानी, जो कि सह संस्थापक है परकेंचेक स्टार्टअप की, उनका भी पुष्प के साथ स्वागत करें। सुश्री अपेक्षा अग्रवाल, प्रबंध संचालक क्रेडिफिक वेंचर्स से, श्री अनुभव दुबे, संस्थापक CSP, डॉक्टर महक भंडारी, लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जन हैं आप, शुभम चौहान, जितेंद्र जी और लखन जी, जो कि प्रगतिशील किसान हैं, गौतम सिंह राज, जो कि निदेशक है युवा कथक कलाकार नादयोग गुरुकुल से, और कथक नृत्यांगना सुश्री चांदनी जैन, सुश्री रिद्धि जैन, पर्यावरण संरक्षणवादी डॉक्टर ग्रीष्मा त्रिवेदी, डॉक्टर स्वप्निल व्यास, साथ ही में संस्थापक बेलो हनी श्री दीपक बघेल और अमी कमानी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस समृद्ध मंच का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय देवियों, सज्जनों, युवा साथी, आज का ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और मैं अब बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि आप स्वागत, उद्बोधन और थीम सेटिंग प्रस्तुत करने का कष्ट करें। वंदे मातरम। जयशंकर प्रसाद जी की लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयकान। भारत पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि, अपनी सफलता के झंडे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और आज युवा तरुणाई जो 2047 में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में निरंतर उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। आज के इस माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, आज कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे हुए श्री तुलसीराम सिलावट जी, कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश, श्री शंकर लालवानी जी, सांसद लोकसभा इंदौर, श्री पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे शहर के इंदौर शहर के प्रथम नागरिक, उषा ठाकुर मैडम, विधायक अम्बेडकर नगर महू से, श्री मधु वर्मा जी, विधायक राउत क्षेत्र से, श्री गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक, श्री महेंद्र हाडिया जी, श्रीमती मालिनी गौड़ मैडम, माननीय विधायक, श्री मनोज पटेल जी, सुमित मिश्रा जी, मंचासीन हमारे समस्त अतिथिगण। मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में केवल कुछ बातें कह के अपनी बात पे वाणी पे विराम दूंगा, क्योंकि आज वक्त है, आज हम युवाओं को सुनेंगे, वो उनका क्या संकल्प है, मध्य प्रदेश के लिए क्या विजन है, और कैसे शासन के साथ कंधे से कंधा मिला के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव में मैं आपके संज्ञान में ले आना चाहूँगा कि एक हमने मोटर बाइक रैली निकाली है जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे आज़ाद युवा बाइक रैली है। ये फ्लैग ऑफ की गई है यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ये भाभरा जो अमर शहीद की जन्मस्थली है वहाँ पे अलीराजपुर में जाएगी। दूसरी मोटर बाइक रैली थी। दूसरी जो साइकिल रैली है वो बाल शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र को रेखांकित करने वाले जो एकात्म धाम है शंकर संकल्प साइकिल यात्रा के माध्यम से वो फ्लैग ऑफ की गई है, यहाँ से ओंकारेश्वर तक जाएगी। और इसमें ज्ञान, एकात्मकता और सांस्कृतिक चेतना जो जगाने का पूरा प्रयास इसमें किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में जो सबसे विशिष्ट चीज आपके समक्ष में रखना चाहूँगा, उसमें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पूर्व शिक्षा और कौशल विकास, खेल और स्वास्थ्य, MSME उद्यमिता और IT स्टार्टअप्स, कृषि उद्यानिकी और पर्यावरण पर जल संरक्षण, जन अभियान परिषद, संस्कृति, कला, पर्यटन, 5 अलग अलग विषयों पे कार्यशालाएं हम लोगों ने आयोजित की। उन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ, शासकीय वरिष्ठ अधिकारीगण और युवा हमारे काफ़ी संख्या में उन सभी ने उसमें अपनी भागीदारी उसमें अपनी बनाई, उसमें अपने विचार रखे, उसमें अपने सुझाव दिए, और उन्हीं युवाओं के माध्यम से
आज छोटे छोटे प्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश का जो अगला वर्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाना है। उस हेतु मध्य प्रदेश का जो एक ड्राफ्ट युवा संकल्प है उसके बारे में यहाँ विचार विमर्श किया जाकर आगे इसके ऊपर भविष्य में और कार्य किया जाना है। मैं एक बार पुनः हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन समस्त अतिथियों का, हमारे युवा तरुणाई का, मैं सभी का हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विकसित भारत 2047, विकसित मध्य प्रदेश 2047 पूरे देशवर्ष का, मध्य प्रदेश का एक विजन है, एक दर्शन है। आइए, आप युवाओं को इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और आप ही हमारे भविष्य हैं। आपके माध्यम से हम पूरे संकल्प के साथ इस लक्ष्य को हम भली भांति संधारित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय। और निश्चित ही ये महाअभियान का आह्वान है युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। सशक्त युवा, समृद्ध मध्य प्रदेश और विकसित भारत की इस त्रिवेणी को साकार करने का अनूठा संकल्प है। और अब हम मंच पर युवा प्रतिभागियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो संकल्प पत्र का वाचन करेंगे। सबसे पहले शिक्षा और कौशल विकास के संकल्प पत्र के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं कशिश आहूजा और सार्थक चौहान को। तो तालियों के साथ युवा साथियों का स्वागत करें। वे अब संकल्प पत्र का वाचन करने जा रहे हैं, तो तालियां दमदार होनी चाहिए इंदौर वासियों। हेलो हेलो हेलो, आप सभी सुन पा रहे हैं? प्रबुद्ध सदन, परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ विराजित बाकी सभी अतिथिगण एवं मेरे देश की दिशा और दशा तय करने वाले मेरे भारत के युवाओं, मैं सार्थक सिंह चौहान, माय भारत यूथ वॉलेंटियर, जो कि सरकार के ही उन्नत प्रयासों से एआईयू के राष्ट्रीय मंचों से लेकर विधानसभा और संसद तक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, विद्यालय को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। आज हम दोनों कौशल एवं शिक्षा में हो रहे वर्कशॉप में कुछ केंद्र बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें से वर्ष 2027 तक सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर समावेश दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय तथा कौशल विकास की नियमित कक्षाओं की संचालन की जाएगी। इसी के साथ जब हम कौशल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में व्यापक औद्योगिक विकास करना, पीथमपुर और मंडीदीप जैसे क्षेत्रों को विकसित करके उनमें रोजगार अवसरों को पैदा करना, 2030 तक हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग योजनाओं का विस्तार करना, जैसे कि मुख्यमंत्री सीखो और मुख्यमंत्री कमाओ योजना, जिसमें कि 8 से 10 हजार तक का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ऐसे कई अलग अलग अनेकों कार्य हमारी सरकार चला रही है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सारे संकल्प तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि मेरे देश का युवा ही चेष्टा करके आगे ना बढ़े। आज इसी के अंतर्गत जब विभिन्न वर्कशॉप हुई तो उसके अंतर्गत हमने कुछ सुझाव लिए हैं जिन्हें हम संकल्प के रूप में परिवर्तित करके आप सभी के समकक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। मेरी सहपाठी से आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बताएं कि आज कैसे अलग अलग सुझाव हमने लिए हैं। हम स्वयं अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थियों को भी अध्ययन के लिए प्रेरित करेंगे, अर्थात सबका साथ सबका विकास। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उपलब्ध सभी अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम डिजिटल शिक्षा यानी कि साइंस ऑन व्हील को गांव-गांव तक पहुंचाने की कामना करेंगे। हम अनुसंधान एवं नवाचार को अपने करियर में महत्वपूर्ण स्थान देंगे। हम इंटर्नशिप को भी अपना करियर में एक डिग्री के समान रूप ही महत्वपूर्ण मानेंगे। इसी के साथ जब हम कौशल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं तो हम डिग्री के साथ साथ केवल पढ़ाई ही नहीं करेंगे, अपितु कौशल विकास के अलग अलग कोर्सेज करेंगे ताकि हम आने वाले समय में रोजगार पा पाए। हम आजीवन सीखने की जो चेष्टा होती है उसे बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि महाविद्यालय में डिग्री तो पूर्ण हो गई परंतु कुछ आता नहीं है, अपितु हम डिग्री पूर्ण होने के बाद भी लगातार सीखते रहेंगे। इसी के साथ जब हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और ITI के तहत जो हमें ज्ञान एवं कौशल अर्जित हुआ है उसे गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। हम मार्गदर्शक बनेंगे
उन गरीब विद्यार्थियों का उनके घर जाकर जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं। इसके आगे चलकर हम कौशल को सम्मान दिलाएंगे। हम चाहेंगे कि जो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जैसे काम जिन्हें छोटा समझा जाता है, वे काम भी आगे चलकर बढ़े, क्योंकि वे हमारे देश के राष्ट्रीय स्तंभकार हैं। और जब हम ये सारे संकल्प पूर्ण कर लेंगे, तभी हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे। और अंत में दो पंक्तियां कहकर इस मंच से विदा लेना चाहूंगा। मेरे देश की युवा तरुणाई बैठी है, तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि ध्यान आकर्षित कीजिएगा कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, खुश नसीबी है हम सभी युवाओं की कि हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं, भारत जैसे में देश महान में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और इसी कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं उन युवा साथियों को जो खेल को जीवन की संस्कृति और स्वास्थ्य को अपनी पे उपस्थित सभी अतिथिगण का सादर प्रणाम। मैं लखन पाटीदार, जिला धार का रहने वाला हूं। आज जो समारोह हुआ उसमें हम काफ़ी किसानों और कृषि विशेषज्ञों से मिले और सबने आदान प्रदान विचारों का करा, जिसका निष्कर्ष मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन मूल बिंदुओं पे हमें काम करना है ताकि कृषि के क्षेत्र में और उसको आगे बढ़ाया जा सके और किसानों को आर्थिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती, या आप कह सकते हैं, उस पर जाना बहुत जरूरी हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पॉली हाउस, शेडनेट हाउस जैसे बनाने के लिए उद्यानिक विभाग द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई गई है, जिसके तहत हम पॉली हाउस जैसी सुरक्षित खेती बहुत ही कम व्यय में कर सकते हैं। सुरक्षित खेती इसलिए आपको बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आज की किसानों की मेजर समस्या है अनियमितता मौसम की। अत्यधिक बारिश हो रही है, अत्यधिक गर्मी, ओलावृष्टि, इन सब से बचने का एक ही समाधान है, वो है सुरक्षित खेती। सुरक्षित खेती पॉली हाउस में आप गुलाब की खेती कर सकते हैं, ब्लूबेरी, रेसबेरी की खेती भी की जा सकती है, जिसकी मूलतः इनकम 10 लाख से 30 लाख रुपए प्रति एकड़ तक आ सकती है। पॉली हाउस की खेती का फायदा एक ये है कि हम मौसम के अनुरूप उस फसल के अनुसार उसका तापमान, उसकी आर्द्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, सुरक्षित खेती जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षा करने के जो मापक रहते हैं उन सब पे खरी उतरती है। जैसे कि उसमें ड्रिप इरिगेशन से जल बहुत कम, मतलब ड्रिप इरिगेशन से इरिगेशन होता है तो जल 80% तक कम खपत होता है। और ढांचा प्रोटेक्टेड खेती होती है तो फर्टिलाइजेशन, उस पर केमिकल्स का स्प्रे बहुत कम होता है ताकि उसका उत्पादन बहुत अच्छा मिले और वो केमिकल फ्री मिले। अतः महोदय, मैं आपसे आखिरी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा धार क्षेत्र में हम एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हैं, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपका एक आगमन हो हमारे धार जिले में ताकि हम इस चीज़ से और प्रोत्साहित हो और किसान हमारे समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सके। तभी हम ऐसा सभी ये प्रण लेते हैं कि एग्रीकल्चर को इस लेवल पे जाए, तब हम भारत जो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये वे युवा हैं जो आईआईटी छोड़कर किसानी कर रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे युवा साथियों का। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं जन अभियान संस्कृति एवं पर्यटन का संकल्प पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रदीप सांकले जी को कृपया मंच पर पधारें और सुश्री पूनम कुशवाहा जी को आमंत्रित करते हैं। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। किस प्रकार से हेल्थ फैसिलिटीज को यूज करें, क्योंकि जगह जगह पर सेंटर्स बना दिए गए हैं जहां पे कि आप जाके अपना खुद का इलाज करा सकते हैं। वहां पे सब गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं जिसमें आप फ्री में अपना पूरा इलाज वहां पे करा सकते हैं। और सेकेंडली, क्योंकि अब एक आभा आईडी भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है तो सभी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि सब चीज़ें, आपके पूरे रिपोर्ट्स और ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोग को ये बताना चाहता हूँ कि एक समय आएगा जिस समय आपको दिखेगा कि आपके पूरे रिकॉर्ड सब कुछ आपके पास अपने फ़ोन पे मौजूद हैं और ये डिजिटली क्लाउड पे अवेलेबल हैं। इसके साथ में मैं लास्ट बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे सिंहस्थ जस्ट अभी 1-1.5 साल में आने वाला है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है
और हम सब युवाओं की एक सोच होना चाहिए कि इस सिंहस्थ को इतना अच्छे से रन कराएं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स बनाना पड़ेंगे इंदौर उज्जैन रोड पे, ताकि और जहाँ जहाँ से भी कनेक्टिविटी है उज्जैन की, तो आप सब लोगों का साथ उसमें लगेगा, क्योंकि वॉलंटियर्स लगेंगे, डॉक्टर्स लगेंगे। तो मैं डॉक्टर महक भंडारी हूँ, मैं अरविंदो का एमडी हूँ। तो अरविंदो की तरफ से तो जितने भी डॉक्टर्स हैं और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब वहाँ पे आए, और जो यूथ यहाँ पे बैठा है, मेरी उन सब से एक ही अपेक्षा है कि इस सिंहस्थ में प्रॉपरली आप सब लोग वॉलंटियर बन के इस सिंहस्थ को बहुत अच्छे से अच्छे रन करवाइए, ताकि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और हम लोग कहलाएं कि हमारा प्रोग्राम और सिंहस्थ का जो दर्शन है बहुत अच्छे से हुआ है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पे पधारे सभी पदाधिकारी, मेरे युवा साथियों, मैं अमी कमानी अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी हूँ। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 में विक्रम अवार्ड से नवाजा था, और उसी के साथ मुझे गवर्नमेंट जॉब भी दी गई ताकि मैं एज अ खिलाड़ी अपने फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकूं। इसीलिए मैं अभी खेल एवं युवा कल्याण विभाग में कार्यरत हूँ। और हम सभी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर हम ये जॉब ज्वाइन करेंगे तो क्या हम हमारे खेल से दूर हो जाएंगे। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे डिपार्टमेंट से हमेशा सपोर्ट मिला है खेलने के लिए, और मैं आज भी देश का प्रतिनिधित्व करके मेडल जीत रही हूँ, आपके समक्ष यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। अभी थोड़ी ही देर पहले हमारी एक वर्कशॉप हुई है जिसमें युवा को सारी चीज़ों, मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए। पर मैं यहाँ पे बैठे सारे पेरेंट्स और जो मुझे सुन रहे हैं अभी, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पहले उनका जिस भी चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को सुने, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें रास्ता दिखाएं, क्योंकि हर चीज़ का एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है। अगर आप अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो वो गलत राह पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि हमने कुछ संकल्प लिए हैं जो मैं आपके समक्ष कहना चाहती हूँ। वर्ष 2027 तक एक जिला एक खेल की अवधारण के अंतर्गत प्रत्येक जिले का प्रमुख खेल चिन्हित कर उसी खेल में प्रतिभाओं की खोज एवं विकास किया जाएगा। 2030 तक चरणबद्ध रूप से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में खेल प्रशिक्षणों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। वर्ष 2027। दिव्य सज्जनों, आज मध्य प्रदेश केवल विकास की नई इबारत नहीं लिख रहा, बल्कि युवा शक्ति के सपनों को नई ऊंचाइयां भी दे रहा है। खेल के मैदानों से लेकर स्टार्टअप्स के इंक्यूबेशन सेंटर तक, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, ग्लोबल स्किल पार्क और आधुनिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों तक हर मंच पर युवाओं की प्रतिभा को अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे विजनरी लीडर जो निरंतर हमें इंस्पायर करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में युवा साथियों को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम बड़ा अनूठा भी है और हम सब इस मंच पे बैठे हुए नेताओं के साथ आपके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार अपने युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए उनके मन में सपने क्या है, वो किस में बढ़ना चाहते हैं। और सच में इस देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार ताली बजाएं अपने दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीवन में हर एक अपने जीवन में माता पिता का लाडला होता है, दुलारा होता है, लेकिन लाडले दुलारे बच्चे के साथ उसके परिवार की आशा अपेक्षा उसके साथ जुड़ती है कि हमारा बच्चा इस देश में, प्रदेश में या घर में, समाज में, गांव में अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से अपनी जीवन को सार्थक करे, देश और प्रदेश में आगे बढ़ने का मौका ढूंढे। हम जरा याद करें
देश की आजादी के पहले मुझे इस बात का गर्व है, दुर्भाग्य है थोड़ा सा, देश की आजादी के लिए जिनने अपने प्राण न्योछावर किए वो बड़ी आबादी सबको प्रभावित करने वाली अगर कोई थी तो युवाओं की थी। जोरदार ताली बजाए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मदन लाल धींगरा, ये नामों की इतनी लंबी श्रृंखला जिन्होंने अपना हंसते हंसते प्राण अर्पित किए। क्यों? क्योंकि देश गुलाम था, देश आजादी मांग रहा था और आजादी बिना कीमत के नहीं मिलती। इस बात को सिद्ध किया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। लंबी लाइन। आप बताओ, अंग्रेजों ने अपने देश के नागरिकों को जलियांवाला कांड में भीड़ के अंदर निहत्थे नागरिक बैठे और उनको बंदूक की गोलियों से इस प्रकार से बरबर मारा कि जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता। ये कष्ट महसूस किया मदन लाल धींगरा ने और उसने कहा कि अब मेरा जन्म हमारे देशभक्तों के खून पे जो कालीमा लगाई है कि हम अपने देश के गद्दारों से बदला नहीं ले सकते। वो अपने पढ़ने के कारण से गए थे इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अपने पढ़ाई करने का काम तो अलग रखा और देश के गद्दारों से निपटने का काम अपनी प्राण की बाजी लगा के पूरा किया। जोरदार ताली बजाए अपने उस बलिदान के उस दौर के लिए। चंद्रशेखर आजाद इसी मध्य प्रदेश की धरती से भाबरा नामक झाबुआ के पास के अलीराजपुर जिले के एक छोटे से गांव में से मां अकेली और चंद्रशेखर आजाद पढ़ने गए बनारस और बनारस पढ़ने जाते जाते उनको ध्यान में आया कि अपने इस देश के जीने के लिए उनको अपनी मां से ज्यादा भारत माता की सेवा करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे इस बात का संतोष और आनंद है, चंद्रशेखर आजाद ने अपने कदम बढ़ाए देश की आजादी के लिए और अपना संकल्प भी किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए अगर क्रांतिकारी बन रहा हूं तो क्रांतिकारी बनते बनते देश को आजाद कराने के लिए आजाद रहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे अभियान में जब भी मौका पड़ा चंद्रशेखर आजाद ने देश की जवानी को गौरवान्वित किया। अंग्रेजों के तमाम षड्यंत्र के बाद भी एक के बाद एक वो लगातार अपने जीवन के उन प्रकार के उद्देश्य से सार्थकता सिद्ध करते अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जब अपना शरीर भी छोड़ा इलाहाबाद के उस पार्क के अंदर, तो चंद्रशेखर आजाद ने जब देखा कि चारों तरफ से मैं घिर गया हूं और बचने का मौका नहीं, तो अपने पास की रिवॉल्वर की गोली अपने सिर पे लगा करके उन्होंने कहा कि मैंने प्रण किया था मैं आजाद रहूंगा, आजाद होते होते किसी हालत में शरीर पे अंग्रेजों की पुलिस का हाथ नहीं लगने दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें, चाहे जान चली गई हो चंद्रशेखर आजाद, लेकिन देश के युवाओं के माध्यम से मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का मौका चंद्रशेखर आजाद से मिला। ये मैं बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि हम में से ये सारे युवा जिनने देश की आजादी को अपने ऐसे क्रांतिकारियों से प्राप्त की, लेकिन आने वाला कल अब हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीने की लाइन होना चाहिए, जीने की लाइन होना चाहिए। इसलिए हम अपनी क्षमता, हमारी योग्यता के बलबूते पर जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा आबादी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, आप बताओ कौन कौन गरीबी दूर करना चाहता, हाथ खड़े करके बताओ, जो गरीबों के लिए काम करना चाहता, जो अपने जीवन को सार्थक दिशा में लाना चाहता। जब हम इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो सरकार आपके साथ मदद करने के लिए तैयार है। और आप बताओ, गरीबी लोकतंत्र के अंदर गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूर, सब क्षेत्रों से कोई भी आ सकता है। हमारे में से कई लोगों ने वो कष्ट देखे, लेकिन अपने कष्ट को अपने अनुभव में बदलते हुए, अपने अनुभव से बाकी के जीवन में बेहतर करने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी भी देखी। चाय प्लेटफॉर्म पे बेचते हुए बच्चे की कल्पना करो,
जो अपने स्कूल के पढ़ने के समय में से दुकान पे चाय भी बेच रहा और स्कूल भी जा रहा, उसने वो गरीबी में कसम खाई थी। उन्होंने कहा मैं भले ही कठिनाई में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे द्वारा भविष्य में कोई मौका मिलेगा तो इस देश की सेवा करने का मैं संकल्प लूंगा। आप अंदाज लगा लो, वो गरीबी से निकले हुए नरेंद्र मोदी, जिन्हें आप एक उदाहरण देखो, अपने अनुभव के बलबूते पर 2 प्रधानमंत्री अभी अभी अपने देश के सामने 20 साल के अंदर हुए। एक प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी और एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह की डिग्री कैसी है? वो गवर्नर रिजर्व बैंक के, वित्त मंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री, लेकिन गरीबी का दर्द उनको नहीं था। तो कितनी बड़ी गलती हुई। जिस बात को राजीव गांधी जी ने आज से 40 साल पहले कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन ये नीचे जनता तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रधानमंत्री उस समय के कह रहे हैं। मुझे इस बात की प्रशंसा करना पड़ेगी मोदी जी की। मोदी जी के पास इतनी बड़ी डिग्री नहीं, वो गवर्नर भी नहीं रहे, वो वित्त मंत्री भी नहीं रहे। सौभाग्य से वो पहला चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री, दूसरा चुनाव लड़े तो फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े तो फिर मुख्यमंत्री, चौथा चुनाव लड़े तो प्रधानमंत्री। ऐसे में लेकिन उनको वो दर्द मालूम था। चुनाव लड़ना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना ये अलग बात थी, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा मेरे 140 करोड़ देशवासियों में से अगर 100 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की इच्छा रखते हैं तो उनका पैसा, वो जो सरकार 1 रुपया देती, वो 1 रुपया उनके खाते में क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? इसलिए 0 बैलेंस में अकाउंट खुलवाया। जोरदार अभिनंदन करो। ये है नरेंद्र मोदी जी का, जिसके कारण से प्रधानमंत्री सड़क का मामला हो, मनरेगा की मजदूरी का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, जो पैसे दिल्ली से जाते हैं, आप बताओ, एक वित्त मंत्री को मालूम नहीं कि 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलता है, बगैर पैसे का बैंक का खाता खुलता है, लेकिन ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। ये आपके माध्यम से इस बात की प्रेरणा भी आ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज अपने इस केवल 2-4 बातें आपके सामने करूंगा कि हमारी सरकार बनने के समय केवल आपको मैं ये सारे बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ बैठे हुए सारे लोग क्रमशः हायर सेकेंडरी पास करने के बाद अपने कॉलेज जीवन में अलग अलग प्रकार की कोर्स की डिग्री करने के लिए अपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजार रहे हैं। ऐसे में आपकी इस डिग्री के बलबूते पर आपका परिवार में भी आशा के केंद्र हो, आपसे प्रदेश भी आज आपको मौका दे रहा है। तो आपके माध्यम से अपनी योजनाओं के बलबूते पर इस प्रदेश का युवा आगे क्या भूमिका अदा कर सकता है। हमको मालूम है पेट्रोल पंप के अंदर नौकरी करने वाले अंबानी जी आज अब देश के बड़े उद्योगपति बन के गए हैं। तो इसी देश के अंदर के वो एक प्रतिभा थी जिनने अपने जीवन की यात्रा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते भरते गुजारी। तो ये जो अपने मौके मिलते हैं, उस मौके को सार्थक करने के लिए आपके साथ हमारी सरकार बनने के लिए माननीय मोदी जी ने 4 श्रेणियां बताई। 4 श्रेणी का भला होगा तो देश का भला हो जाएगा, प्रदेश का भला हो जाएगा। आप युवा, महिला, गरीब और किसान, ये चारों श्रेणी में सब कुछ समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमने ये अलग अलग आपके 5 युवाओं की टीम बुलाई। ये 5 टीम में से कृषि भी एक विषय है, उद्यमशीलता भी है। एक बहन ने अपनी इंडस्ट्री को स्टार्टअप के माध्यम से बढ़ाने की बात कही, एक ने कहा कल्चर और टूरिज्म के माध्यम से। अब आप अंदाज लगा लो, केवल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अकेले ये बाबा महाकाल का मंदिर हमारे सबके बगल में कौन कौन गया महाकाल मंदिर से हाथ खड़े करके बताओ, गए कि नहीं गए? आप अंदाज लगा लो, ये महाकाल मंदिर 10-20 साल में बना है क्या? बताओ, 10-20 साल में बना है क्या? महाकाल मंदिर बना 250 साल पहले। कितने साल पहले? वो बनारस का मंदिर कितने साल पहले बना? ये अहिल्या महारानी ने बनाया, वो भी 250-300 साल पहले बना। लेकिन ये 250-300 साल पहले उस मुगल सत्ता में जो मंदिरों को पसंदी करते थे, तो जोरदार ताली बजाओ अहिल्या महारानी के लिए और महाजी सिंधिया के, जिन्होंने उस समय भी हिम्मत के साथ सनातन संस्कृति का ध्वज लहराया
और वो आसमान से बात करता हुआ महाकाल का मंदिर अपने सामने आया। लेकिन महाकाल के मंदिर में 1900 कब की बात है, लगभग 250-300 साल पहले की, 17वीं शताब्दी से। लेकिन 2022 मोदी जी के महाकाल के महालोक के लोकार्पण के पहले तक अकेले उस उज्जैन में 60-70 लाख लोग आते थे। कितने आते थे? 60-70 लाख। और आज 2026 भी आधा ही चल रहा है, लेकिन केवल 3.5 साल के अंदर आज स्थिति बन गई 8.5 करोड़ लोग आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये कितने प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वही महाकाल मंदिर है, लेकिन महाकाल का महालोक बनाकर बाबा महाकाल की तो सब आस्था के साथ दर्शन पूजा की इच्छा रखते हैं, लेकिन महाकाल के परिवार में कौन कौन है? गणेश जी महाराज, पार्वती मैया, कार्तिकेय, उनके जीवन की सब लीला। जैसे एक लीला हमको मालूम है कि जब शंकर भगवान को गुस्सा आता तो तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन उनके जीवन में केवल तांडव नृत्य नहीं, जब आनंद में डूबते तो वो आनंद नृत्य भी किया। ऐसी सारी जीवन की सब घटनाएं जोड़ करके उस बाबा महाकाल के महालोक के अंदर वो सारी प्रतिमाओं को संयोजन किया गया। एक तो बड़ी जोरदार है, कभी आप गौर से जाके देखना। जब रावण बड़ा भक्त है महाकाल का, और महाकाल की भक्ति के उस भाव में उनने कैलाश पर्वत सहित जब महादेव को अपने सिर पे धारण कर लिया तो उसको अहंकार हो गया, और अहंकार होकर के उसने कहा कि ये शंकर भगवान मेरे आराध्य भले ही है, लेकिन मैं अपने सिर पे इनको उठा सकता हूं। और उठाने का घमंड जैसे ही एहसास हुआ शंकर भगवान को, तो आप मूर्ति में जाके देखना, महाकाल के महालोक में दिखाई देगा। शंकर भगवान ने अपने अंगूठे का केवल एक हिस्सा दबाया तो वो महाप्रतापी रावण जो कैलाश पर्वत सहित शंकर भगवान को अपने सिर पे धारण कर लिया, उसकी भ्रकटी से पसीना निकलने लगा। तो मूर्तियों के अंदर भी कितनी कलाकारी हो सकती। जोरदार ताली बजाओ। ये कितनी प्रकार की चीजें हमको मालूम पड़ती। ये हमारी मूर्ति शिल्प की विशेषता है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं। आप बताओ, आप होम स्टे कोई बनाना चाहता है अपने जीवन में, अपने घर के आसपास भी, तो 4 कमरे का 8 कमरे का कमरा बना करके एक छोटा होटल बना लेगा। तो होम स्टे के माध्यम से आपको सरकार होटल बनाने के लिए पैसे जो देती है, ऐसे इसके लिए भी पैसे देने वाली। आप में से जो डॉक्टर बन रहा है, हाथ खड़े करो, कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता अपने में से? आप अंदाज लगा लो, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है, अपने यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद अगर बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर के लिए 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ की भी प्राइवेट फीस भरना है। तो हमारी सरकार उनकी फीस भर रही। जोरदार अभिनंदन करो। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको फीस भर के हम केवल ये एक बांड भरा रहे हैं कि आपके घर में कठिनाई है, आप 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बनने के बाद आप हमारे सरकारी हॉस्पिटल में 5-6 साल नौकरी कर लो, उससे वो पैसे उतार देना, वो जीवन भर आप अपने परिवार में डॉक्टर बन के जा रहे हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार की योजनाओं के भरोसे हो रहा है। आपके माध्यम से अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना जा रहा हो, और रोजगार परक इंडस्ट्री का मतलब महिलाओं को, माता बहनों को अगर आप केवल सिलाई की मशीन सिखा दोगे और कारखाने में काम करने का मौका दोगे, तो जो हम लाडली बहनों को अपने घर में मदद कर रहे हैं 1,500 की, उसके बजाय वो बहनों के लिए 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से रोजगार परक उद्योग के लिए, बीज का अमाउंट आप भरोगे, लेकिन 5,000 रुपया महीना कारखाने की जमीन उसमें सब्सिडी, बिजली के बिल उसमें सब्सिडी, बाकी आप कॉटन इंडस्ट्री से चाहे रेडीमेड गारमेंट्स बनाओ या मर्जी आए जिस प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन अगर आप रोजगार दिलाने जा रहे हो तो आप में से 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 तक की भी लेबर आप चाहोगे तो प्रत्येक लेबर को 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से मिलेगा। ये हमारी सरकार की योजना है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगे कि ताली बज रही है। हमारी सरकार के माध्यम से, और आपको कितना अच्छा लगेगा। आपसे केवल इतनी कल्पना है, अपने मोहल्ले में आसपास केवल आप बीमार देख लो कि बीमार है और बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो 5 लाख तक का दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रयोग है।
माननीय मोदी जी के माध्यम से। इतना ही नहीं, किसी चौराहे पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में आप देखोगे तो आमतौर पे एक्सीडेंट सोच के डर लग जाता है। अब डरने की जरूरत नहीं, आप वो व्यक्ति, किसी का परिवार का कोई न कोई रिश्ते नाते वाला होगा, किसी का बेटा होगा, बेटी होगी, पिता होगा, पुत्र होगा, कुछ भी होगा, आप उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो राहगीर योजना के माध्यम से 25,000 रुपया आपको भी देंगे जो पहुंचाने वाले हैं, ताकि हमारी सरकार के माध्यम से, ये मानवीय संवेदनाओं का मामला, एयर एम्बुलेंस अगर कोई बीमार हो तो उसको पहुंचाने की बात होती, लेकिन ये आइडिया अभी हमारे पुराने हो गए। अब नया वापस 2027 का युवा वर्ष, आज का ये पूरा कार्यक्रम ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मना रहा है। आप बताओ, अपने यहाँ पर इसी इंदौर के अंदर कितनी आबादी, इंदौर की कितनी आबादी भैया, कितनी है? 40 लाख। अगर ये नर्मदा का पानी यहाँ नहीं आता तो इंदौर की आबादी कितनी होती? नर्मदा जी हमारे समय तो बहना चालू नहीं हुई, ये तो 1956 में मध्य प्रदेश बना, उसके पहले से बह रही कि नहीं बह रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, ये उनने बांध बनाया नर्मदा पे, इंदिरा सागर, और ये नर्मदा वैली के सारे डैम बने। आज इंदौर कहां से आ गया? क्योंकि यहाँ हमारे लिए मूल पानी की जरूरत, पीने के लिए भी, स्नान के लिए भी, उद्योग धंधे के लिए भी। दही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सू, पानी गए न उबरे, मोती मानस चू। पानी की जो महत्ता है, लेकिन ये अब मैं किसी को याद नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने 55 से लेकर 56 से लेकर 2003 तक सरकार चलाई, उस दल के लोगों ने नर्मदा का पानी इंदौर में आ सकता था, इसको असंभव बताया था। रिकॉर्ड में है, वो विधानसभा में बोलते थे असंभव है। जब उज्जैन में हम कहते नर्मदा में छिपरा जी बरसाती नदी है, स्नान के लिए पानी चाहिए, नर्मदा का पानी छोड़ दो, तो कहते हैं असंभव है, नर्मदा जी नीचे बहती है, वो ऊपर है, कैसे हो सकता है? अब बताओ, अभी हो रहा कि नहीं हो रहा? जोरदार ताली बजा के बताओ, ये कौन सी बात? आज का समय इस बात का है। अरे ये सारी चीजों को लेके तो भारत अब दुनिया के सामने आगे जा रहा है। ऐसे में दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो हमने कहा कि इस साल का किसान कल्याण वर्ष होते होते हम बुंदेलखंड की भी कठिनाई दूर करने के लिए मोदी जी के आशीर्वाद से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान और पार्वती काली सिंह चंबल राजस्थान के साथ जोड़ करके एक नदी जोड़ो अभियान, उस पर भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में युवा मित्रों के माध्यम से आज ये शुरुआत हो रही 2027 की। ये साल तो किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम और आगे बढ़ते हुए युवाओं के सुझावों के बलबूते पर युवाओं को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को बेहतरी के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग की। मुझे इस बात का आनंद भी है, लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में कष्ट भी है। हमारे युवा मित्र ने भी सुझाव देते देते कागज पढ़ना चालू करा तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारे सबकी आदत कैसी है, ये भाषण देने का काम नेताओं का, तो युवा जरा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आगे से आपका कार्यक्रम था, जोरदार ताली बजाओ जिनने जिनने हिम्मत कर। पहली बार माइक पे बोलने का काम भी आया, लेकिन माइक पे बोलते बोलते हमारा आपका ये कार्यक्रम, ये आपके भविष्य का कार्यक्रम। आमतौर पर सरकारी योजनाओं के साथ केवल हितग्राहियों को लेके चलना ये क्यों जरूरी होना चाहिए? युवाओं के साथ भविष्य में उनकी सहभागिता भी होना चाहिए। अपने लोकतंत्र की एक कमजोरी भी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर भी नई परिपाटी मोदी जी के माध्यम से ला रहे हैं। चुनाव हो गया, एक बार बटन दबाया, जिसकी सरकार बन गई, अगले 5 साल बाद देखेंगे, फिर वो जो मर्जी आए करे। हमने कहा ऐसा नहीं, चुनाव तो हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन सरकार जनता के मन के साथ चलना चाहिए, जनता की बेहतरी के लिए चलना चाहिए। इसलिए अलग अलग श्रेणी में एक एक वर्ष पूरे साल हम काम बना रहे हैं। इसीलिए आपके साथ बैठ करके ये संवाद का कार्यक्रम है, और संवाद से युवा भविष्य में 2027 में इस प्रदेश की दिशा तय करेंगे। इसी भाव के लिए जोरदार ताली बजाए इस मंच के लिए भी और इन व्यवस्थाओं के आयोजकों के लिए भी, जिनके कारण से आपका कीमती समय आज सभागार में गुजरा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस देश पे खासकर अहिल्या महारानी की नगरी से और हमारे पास के नगर विक्रमादित्य की नगरी तक और रानी दुर्गावती जबलपुर से लगा करके उधर तात्या टोपे की नगरी तक
टंटिया मामा जैसा व्यक्ति अपने झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता है, इस देश की गौरवशाली उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके भरोसे से भारत के लोग अपने लिए नहीं जीते, भारत के लोग दुनिया में मानवता के लिए जीवन जीते। इसलिए समूची वसुधा को कुटुंब के नाते से मानते। इसलिए जब पूरा कुटुंब पूरा पृथ्वी है तो भारत की अच्छाइयों को दुनिया में आगे ले जाने के लिए मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, आओ और हम सब आगे बढ़े, निश्चित रूप से ताकत के साथ खड़े हो और भविष्य में मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाए, देश को भी आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबका साथ सबका विकास जो आपकी सोच है और साथ ही में युवा साथियों के विचार को साझा करके उनके लिए अवसरों का मध्य प्रदेश बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे बीच यूथ आइकॉन के रूप में श्री अनुभव दुबे जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, जो कि को फाउंडर हैं CSB के। देखिए, सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। इंदौर से वो तस्वीरें जहां पर 5000 युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इसको संबोधित किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। ब्रिलियंट सेंटर में युवाओं से सीधा संवाद करते हुए नजर आए और इस बीच सम्मान भी यहां पर कुछ युवाओं का किया गया।